सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है YET योर इंग्लिश शूटर पे। ग्रीटिंग्स। आज सैटरडे को एक स्पेशल क्लास करने वाले हैं वोकैबुलरी के ऊपर। आई होप ये क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल दोनों लगेगी। एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, अ विक्ट्री इन द प्रैक्टिस मैच बूस्टेड द डैश ऑफ द टीम। प्रैक्टिस मैच में आई हुई जीत ने बूस्ट कर दिया टीम के डैश को। अगर हिंदी में सेंटेंस को लिखा जाए तो कुछ ऐसा सेंटेंस है कि प्रैक्टिस मैच में आई हुई जीत ने बढ़ा दिया, बूस्ट कर दिया टीम के कॉन्फिडेंस को, यानी कि आत्मविश्वास को। अब दो ऑप्शन है अपने पास, मॉरल और मोराल। दोनों में से सही वर्ड को अपने को चूज करना है। आज की क्लास इसी तरह के वर्ड पेयर्स के ऊपर डेडिकेटेड है। ऐसे वर्ड्स जो दिखाई देने में या लिखने में एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग जो होते हैं वो होते हैं डिफरेंट। ऐसे सभी वर्ड पेयर्स एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट है, तो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। CGL हो, CHSL हो, SBI हो, डिफेंस एग्जाम्स या रेलवे एग्जाम्स। एक एक करके ऐसे सभी टेढ़े पेयर्स को अपने इस क्लास में डिस्कस करेंगे। कोशिश होगी कि 100 पेयर्स को अपने 4 पार्ट्स के अंदर इस सीरीज़ में पूरा करें। इसलिए एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से देना अगर आपको ये यूज़फुल लगती है तो। चलिए, फर्स्ट पेयर है अपना एफ्लुएंट और एफ्लुएंट। एक है एफ्लुएंट ई से, एक है एफ्लुएंट ए से। बोलने में एक जैसे हैं, स्पेलिंग दोनों की डिफरेंस है। अब देखो, जो पहला वाला एफ्लुएंट है ना, इसका मीनिंग होता है गंदा पानी, बहाव, वेस्ट वाटर, चाहे घरों से निकला हो चाहे इंडस्ट्री से निकला हो। लेकिन जो दूसरा वाला एफ्लुएंट है, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है एक अमीर आदमी, आदमी या औरत, एक ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत वेल्थ, बहुत सारा पैसा है। दोनों का मीनिंग आपने देख लिया। अब सही वर्ड को चूज करके देखते हैं। द रिवर इज़ पॉल्यूटेड बाय द एफ्लुएंट ई वाला या द एफ्लुएंट ए वाला फ्रॉम द इंडस्ट्रीज नियर बाय। रिवर जो है पोल्यूट की जाती है, रिवर में प्रदूषण होता है एफ्लुएंट के द्वारा जो आसपास की नियर बाय की इंडस्ट्री से आता है। अब देखो, कौन सी चीज़ रिवर को पोल्यूट करेगी? कॉमन सेंस की बात है भाई। इंडस्ट्री से रिच पीपल नहीं निकलेंगे, इंडस्ट्री से निकलेगा गंदा पानी, और गंदे पानी से रिवर पोल्यूट होगी। तो सही वर्ड को आपको चूज करना है, जो यहाँ निकलेगा एफ्लुएंट। सेकंड वाले को देख लो। दिस क्लब इज विजिटेड बाय द डैश पीपल ऑफ द सिटी। ये क्लब जो है विजिट किया जाता है, इस क्लब में आना जाना होता है शहर के इस टाइप के लोगों का। अब देखो, गंदे पानी का आना जाना नहीं होता है, ऑफ कोर्स शहर के दौलतमंद लोगों का, एफ्लुएंट पीपल का आना जाना होता है। सही वर्ड है एफ्लुएंट। अगर आप एक बार इनको सीख लेते हो ना और रिवीजन दे लेते हो, उसके बाद ये वर्ड्स, मतलब ये जो सेंटेंसेज है, बहुत इजी मार्क्स बन जाते हैं आपके लिए। सारा चैलेंज है इन वर्ड्स को सीखना और इनको यूज़ करना। अब देखो, एफ्लुएंट और एफ्लुएंट आपने देख लिया, इनकी नाउन फॉर्म्स भी बनती है। नाउन फॉर्म बनेगी एफ्लुएंस और एफ्लुएंट की नाउन फॉर्म बनेगी एफ्लुएंस। मीनिंग वही है। एफ्लुएंस का मतलब होता है बहाव, फ्लो किसी भी चीज़ का। अब सिर्फ वाटर की बात नहीं हो रही है, कोई भी चीज़, चाहे ज्ञान हो, चाहे पैसा हो, मनी हो, नॉलेज हो, कोई भी चीज़ हो, उसका अगर बहाव होगा तो उसको अपने एफ्लुएंस बोलेंगे नाउन फॉर्म में। और एफ्लुएंस जो ए लग के बनता है, इसका नाउन फॉर्म में मीनिंग होता है दौलत, पैसा, वेल्थ। एफ्लुएंट मतलब पैसे वाला, एफ्लुएंस नाउन फॉर्म में मतलब पैसा। अब वही फ़र्क है, इस सेंटेंस में लगा के देखते हैं। द डैश ऑफ लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सेक्टर हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द डैश ऑफ अ नेशन। जो लिक्विडिटी का डैश है, जो लिक्विडिटी का ब्लैंक है बैंकिंग सेक्टर में, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट होता है किसी भी नेशन के जो है इस डैश पे। थोड़ा सा सोच के देखो, एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ड्स फिट हो जाएंगे। नकदी का जो बहाव है, बहाव का मतलब हो गया एफ्लुएंस। नकदी का जो बहाव होता है किसी भी देश के बैंकिंग सेक्टर में, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट होता है उस देश की दौलत पे, यानी कि एफ्लुएंस पे। तो इस तरीके से इन वर्ड्स को आपको चूज करना है। सेशन के लास्ट में क्विज भी है, आपको एरर्स भी मिल जाएंगी। पहले ढंग से सीख लो, लास्ट में क्विज में अपने आप को टेस्ट करना। अब ये नेक्स्ट वाला पेयर बहुत ईजी है, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। एक में आ रहा है AL, एक में आ रहा है LE। पहला वाला जो प्रिंसिपल आप देख रहे हो, इसका मतलब होता है मेन या प्राइमरी, जो सबसे मुख्य हो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। और एक प्रिंसिपल का मीनिंग और भी होता है किसी स्कूल कॉलेज का हेडमास्टर। जैसे अपने प्रिंसिपल साहब थे ना, उनमें PAL लगाया जाता था उनकी स्पेलिंग में। लेकिन जो दूसरा प्रिंसिपल है, इसका मीनिंग होता है रूल्स, कायदे, वैल्यूज़, आपकी नैतिकता, आपके मूल्य। ये जो दूसरा प्रिंसिपल है, आप इसको रूल से सेटिंग बिठा करके याद भी कर सकते हो। इसके लास्ट में भी LE आ रहा है और रूल के लास्ट में भी LE आ रहा है, तो ये प्रिंसिपल और रूल एक ही बात है। चलो, अब इन दोनों को अपने को फिट करना है सेंटेंसेस के अंदर। द डैश एम ऑफ अ फॉर प्रॉफिट कंपनी
इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो ये वाला एम होता है एक प्रॉफिट वाली कंपनी का, फॉर प्रॉफिट कंपनी, जो कंपनी पैसे के लिए काम करती है, सेवा के लिए नहीं, फॉर प्रॉफिट, पैसे के लिए। तो पैसे के लिए काम कमाने वाली किसी कंपनी का प्रिंसिपल या प्रिंसिपल एम होता है वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन, दौलत का जो है ज़्यादा से ज़्यादा होना। अब देखो यहाँ पे बात की जा रही है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की, मेन एम की। प्रिंसिपल ये वाला चूज़ करेंगे, PAL वाला। और दूसरा सेंटेंस देख लो, द डैश ऑफ प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, द डैश ऑफ ग्रेविटी अप्लाइज टू एवरीथिंग इन आवर यूनिवर्स। जो प्रिंसिपल है ग्रेविटी का, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वो अप्लाई होता है हर चीज़ पे हमारे ब्रह्मांड में। तो अब देखो इस केस में आपको रूल वाला प्रिंसिपल चाहिए, आप LE वाला यूज़ करेंगे। चलिए ये बहुत सिंपल था, लेकिन अगर कन्फ्यूजन हो तो फिर इसमें भी बड़ा आपको मुश्किल हो जाएगा अगर आपको पता ही नहीं है दोनों में फ़र्क क्या है ना। चलो प्रिंसिपल से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छे लेवल का वर्ड है अपने पास, टेनेंट और टेनेट। देखो पहला है टेनेंट एंट, दूसरा है टेनेट। ये जो टेनेंट आप पहला वाला देख रहे हो ना, टेनेंट, ये वो वाला आदमी होता है जो रेंट पे कहीं रहता है, जो किराएदार होता है। रेंट और एंट को आपस में बांध लेना, टेनेंट वो है जो रेंट पे रहता है। और जो दूसरा वाला टेनेंट है ये होता है जो भी आपने वर्ड सीखा था ना, प्रिंसिपल, अ बिलीफ और प्रिंसिपल, यहाँ पे LE कर लेना, ठीक है, अ बिलीफ और प्रिंसिपल। तो आपका कोई नियम कायदा कानून कहलाएगा टेनेंट, प्रिंसिपल का सिनोनिम है टेनेंट, और आपका किराएदार कहलाएगा टेनेंट जो रेंट पे रहता है। दोनों को यूज़ करके देखते हैं। द पुलिस वर कॉल्ड इन टू वेकेट द टेनेंट या टेनेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी। पुलिस वालों को बुलाया गया था खाली करवाने के लिए, किसको, प्रिंसिपल को या किराएदार को, प्रॉपर्टी के ऊपर से। ऑफ कोर्स यहाँ पे किराएदार की बात हो रही है, कोई जिद्दी किराएदार होगा जो पैसा नहीं दे रहा होगा, पुलिस वालों को बुलाया गया था उसको निकालने के लिए। तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे सही वर्ड को, टेनेंट को। और वैसे ही द ग्लोबल इकॉनमी फंक्शंस ऑन द टेनेंट या टेनेंट ऑफ कैपिटलिज्म। जो ग्लोबल इकॉनमी है, वैश्विक अर्थव्यवस्था है, वो काम करती है इस सिद्धांत पे, इस टेनेंट पे, बिलीफ पे या प्रिंसिपल पे, जो है कैपिटलिज्म का, पूंजीवाद का। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप टेनेंट को यूज़ करेंगे। चलिए अब ऐसे अपने पास 15 पेयर्स हैं, एक एक करके सबको सीखते जाओ। लास्ट में आपको नोट्स मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में, और साथ में मिल जाएगा एक क्विज़, ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को आराम से टेस्ट कर सको। एक लाइक ज़रूर से दे देना, ऐसी सीरीज़ बनाने में बहुत टाइम लगता है। साथ ही ये जो सीरीज़ आप देख रहे हो हमारे पेड कोर्सेज का पार्ट है, SSC और बैंकिंग कोर्सेज का, जहाँ पे आपका ग्रामर, वोकैबुलरी, सारा पोर्शन जो है एक एक करके हम 1 साल की वैलिडिटी के साथ में कवर करते हैं विद प्रैक्टिस सेशंस। तो बैंकिंग का कॉम्बो भी अवेलेबल है, SSC का कॉम्बो भी अवेलेबल है, दोनों को आप जाके ऐप से जाकर के इनका फ़ायदा ले सकते हो। साथ ही आपको ऐप पे राइटिंग स्किल्स का कोर्स भी मिल जाएगा 499 में। सारे राइटिंग के जो जितने भी टॉपिक्स हैं, ऐसे, समरी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, यहाँ पे आप बिल्कुल बेसिक से 60 से 70 आवर्स में सीख सकते हैं। सभी कोर्सेज़ के प्राइसेस को कम रखा गया है ताकि सब लोग इनको अफोर्ड कर सकें। ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, YT योर इंग्लिश ट्यूटर को। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पेयर पे। चलो, एक वर्ड है स्पेशियस, एक वर्ड है स्पीशियस। स्पीशियस, ठीक है। ये स्पेशियस वर्ड बना है स्पेस से। स्पेस का मतलब होता है जगह, स्पेशियस का मतलब होता है जो लार्ज इन एरिया हो, बहुत बड़ा हो आकार में। और जो स्पीशियस वर्ड बना है ये बना है सस्पिशन से। सस्पिशन का मतलब होता है शक। स्पीशियस वो होता है जिस पे आपको शक हो, जो मिसलीडिंग या डिसेप्टिव हो, जो देखने में आपको गलत लगे। याद रह जाएगा, स्पेशियस मतलब जिसमें बहुत सारा स्पेस हो, और स्पीशियस मतलब जिसमें बड़ा सारा सस्पिशन हो। इसको स्पूरियस भी बोलते हैं। एक एडवांस वर्ड लिख करके दे रहा हूँ, स्पीशियस का एडवांस सिनोनिम होता है स्पूरियस। चलो अभी दोनों वर्ड्स को अपने फिट करेंगे। द इंटीरियर ऑफ द कार वॉज वेरी अट्रैक्टिव एंड स्पेशियस और स्पीशियस। जो कार का इंटीरियर था, कार का अंदरूनी हिस्सा था, वो बड़ा ही अट्रैक्टिव और इस टाइप का था। अब देखो वो लार्ज इन एरिया होगा, खुला खुला होगा, या बड़ा ही मिसलीडिंग होगा। कार का अंदरूनी एरिया है तो बड़ा खुला खुला ही होगा ना, बड़ा मतलब समझ गए ना, स्कोप एरिया में बहुत बड़ा था। तो सही वर्ड आप चूज़ करेंगे यहाँ पे स्पेशियस को। लेकिन दूसरे में देख लो, द जज फाउंड द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस स्पेशियस और स्पीशियस एंड ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन। जज साहब ने पाया टेस्टिमनी को, गवाही को, विटनेस की यानी कि गवाह की, और क्या पाया, बहुत ही मिसलीडिंग, बहुत ही झूठा या डिसेप्टिव। और जज साहब ने ऑर्डर कर दिया एक जांच को, इन्वेस्टिगेशन को। ठीक है ना। तो सेकंड वाले में स्पीशियस नाम का वर्ड आप यूज़ करेंगे डिसेप्टिव या मिसलीडिंग के लिए। आ जाओ नेक्स्ट पे। साथ में आपको हिंट्स दे रहा हूँ, स्पेस, सस्पिशन, है ना। इन हिंट से इन वर्ड्स को पकड़ते रहना। अब देखो दोनों ही वर्ड्स को एक ही सेंटेंस में लगा करके देखना है। पॉज करूँगा यहीं पे वीडियो को, सब लोग कोशिश करेंगे।
स्पेशियस और स्पीशियस दोनों वर्ड्स को अपने को फिट करके देखना है। द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट दैट द स्कोप ऑफ द फ्री राशन स्कीम वॉज स्पेशियस और स्पीशियस एंड कवर्ड ऑल सिटीजन्स टर्न आउट टू बी स्पेशियस और स्पीशियस। सरकार का जो दावा था कि ये जो फ्री राशन की स्कीम है इसका जो स्कोप है, जो दायरा है, बहुत बड़ा था, स्पेशियस था, ठीक है, इसका दायरा बहुत स्पेशियस था और ये कवर करती थी सभी सिटीजन्स को। सरकार का ये दावा टर्न आउट हुआ, प्रूव हुआ, निकल करके आया मिसलीडिंग यानी कि स्पीशियस यानी कि डिसेप्टिव। तो इस तरीके से एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ड्स भी एक साथ आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट पेयर पे, पेयर नंबर 5, इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल। और इस पेयर पे मैंने इतने लोगों को कंफ्यूज होते हुए देखा है, अच्छे अच्छे टॉपर्स को और राइटर्स को भी। इकोनॉमिक का मतलब होता है जो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, जो आर्थिक, समझ गए, पैसे से रिलेटेड हो। और इकोनॉमिकल का मतलब होता है किफ़ायती, कंजूसी भरा। अगर आप इकोनॉमिकल तरीके से चलते हो तो आप बड़े ही किफ़ायती आदमी हो, और अगर आप स्टडी कर रहे हो इकोनॉमिक्स की तो आप इकोनॉमिक जो है जानकार हो, आप इकोनॉमी के बारे में बहुत कुछ जानते हो। दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, वैसे पैसे से रिलेटेड हैं लेकिन अलग अलग वर्ड्स हैं। जैसे द पैंडमिक हैज़ कॉज्ड अ सीवियर इकोनॉमिक या इकोनॉमिकल क्राइसिस अलोंग द ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो पैंडमिक है इसने कॉज कर दिया है एक बहुत ही ख़राब इस प्रकार के क्राइसिस को, तूफान को, पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड या द वर्ल्ड ओवर। अब बताओ, पैंडमिक से एक आर्थिक तूफान आएगा या एक किफ़ायती तूफान आएगा? किफ़ायती तो हम हो सकते हैं, तूफान जो आया है, क्राइसिस जो आया है, वो इकोनॉमिक होगा, आर्थिक होगा। आप यहाँ पे सही वर्ड को चूज़ करेंगे। लेकिन कुकिंग एट होम इज़ मोर इकोनॉमिक या इकोनॉमिकल देन ईटिंग आउट। घर पे खाना खाना ज़्यादा किफ़ायती होता है बाहर खाने के मुकाबले। यहाँ पे किफ़ायती वर्ड चाहिए, इकोनॉमिक की ज़रूरत नहीं है, आप चूज़ करेंगे इकोनॉमिकल को। चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ें आगे। नोट्स आपको मिल जाएंगे कमेंट्स में, आराम से नोट से पढ़ लेना। अब ये मोरल और मोराल आ गया जो शुरू में हमने देखा था। अ विक्ट्री इन द प्रैक्टिस मैच हैज़ बूस्टेड द मोरल और मोराल ऑफ द टीम। देखिए, मोरल का मतलब होता है नैतिक, जो वैल्यूज़ से भरा हो, जिसमें लेसन्स हो, जिसमें सबक हो। किसी कहानी का जो सबक होता है ना, उसको भी मोरल बोलते हैं। आपने सुना होगा मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, इस कहानी का सबक ये है। और आपकी मोरल्स खुद की भी होंगी, जैसे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा। तो ये मोरल अलग वर्ड है, नैतिकता से रिलेटेड है। दूसरा जो वर्ड है मोराल, इसका मतलब होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास। समझ में आ गई बात? तो विक्ट्री जो है ना, टीम के आत्मविश्वास को यानी मोराल को बूस्ट करेगी। और एवरी सिटीजन हैज़ अब यहाँ मैंने मोरल लिख दिया गलती से, एक्चुअल में मोरल ही आना चाहिए। एवरी सिटीजन हैज़ अ मोरल या नैतिक ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द मदरलैंड। हर सिटीजन की एक नैतिक कर्तव्य है, ड्यूटी है, फ़र्ज है कि अपनी मातृभूमि को, मदरलैंड को प्रोटेक्ट करे। तो यहाँ पे मोरल और नैतिकता की बात होगी, यहाँ पे कॉन्फिडेंस की बात होने वाली है। दोनों वर्ड्स मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। बड़े नेक्स्ट वर्ड पे। अगर आपको ये सारा थोड़ा ज़्यादा हैवी लग रहा है ना, तो ज़रूर से एक ब्रेक ले लेना, आराम से ब्रेक लेकर के सीखो। अपने पास बहुत सारे पेयर्स हैं, एक एक करके सीखोगे तभी हो पाएगा। स्टेशनरी और स्टेशनरी, ये दोनों पेयर्स हमने, दोनों वर्ड जो हैं 4-5 दिन पहले एडिटोरियल्स में किए थे। स्टेशनरी का मतलब होता है, देखो NARY, स्टेशनरी का मतलब होता है जो मूव ना कर रहा हो, अपनी जगह पे खड़ा हो। जैसे कार है, अपनी जगह पे खड़ी है, मूव नहीं कर रही है, तो आप बोल सकते हो स्टेशनरी कार है ये अपनी जगह पे खड़ी है। इसको स्टैटिक भी बोलते हैं। लेकिन जो दूसरा स्टेशनरी है ना, इसका मीनिंग होता है ऐसी चीज़ जो लिखने के काम आए, जो राइटिंग मटेरियल हो। जैसे पेपर है, पेन है, पेंसिल है, शार्पनर है, इरेजर है, नोटबुक्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं स्टेशनरी। अपने स्टेशनरी शॉप्स पे जाकर के पेन पेंसिल लेकर के भी आते हैं। तो दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। अब ध्यान देने के लिए आपको क्या करना है, इस स्टेशनरी को पेपर से जोड़ लेना है। लास्ट में ER, लास्ट में ER। प्रिंसिपल में याद है ना, LE और रूल में LE, वहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया था इस स्टेशनरी में भी फिट हो जाएगा। तो जिसके ERY आए वो पेपर वाली स्टेशनरी है, जिसमें ERY ना आए वो एक जगह खड़े होने वाली स्टेशनरी है। अब सेंटेंस आपके सामने है। अ स्टेशनरी और स्टेशनरी व्हीकल पार्क्ड आउटसाइड अ स्टेशनरी और स्टेशनरी शॉप नियर माई हाउस कॉट फायर दिस आफ्टरनून। एक खड़े हुए व्हीकल ने जो पार्क किया हुआ था एक किताबों वाली दुकान के बाहर, जो मेरे घर के ही पास में है, उसने कॉट किया फायर को, उसमें लग गई आग। कॉट फायर करना मतलब आग लगना, उसमें आग लग गई आज आफ्टरनून, दोपहर में। अब देखो, पहले खड़ा हुआ व्हीकल है तो स्टेशनरी व्हीकल है, और स्टेशनरी शॉप है तो पेपर वाली शॉप है, ERY वाला स्टेशनरी। क्लियर? चलो आ जाओ नेक्स्ट पेयर पे।
मोमेंट्री और मोमेंटस। अब यहाँ से थोड़ा सा टेम्पो अपने ऊपर लाएंगे, थोड़े अच्छे वाले वर्ड्स को अपने को पकड़ना है। देखो दोनों ही वर्ड्स में मोमेंट आता है। मोमेंट का मतलब होता है पल, हिंदी में बोलते हैं क्षण, ठीक है, क्षण। तो पल या क्षण से दोनों ही वर्ड्स बने हैं। मोमेंट्री का मतलब होता है जो कुछ पलों के लिए हो, जो बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए हो। और मोमेंटस का मतलब होता है जो किसी पल के लिए बहुत बड़ा हो, जो वेरी इंपॉर्टेंट हो, वेरी सिग्निफिकेंट हो। अगर इस मोमेंट में किसी बड़ी चीज़ की बात हो रही है तो वो मोमेंटस है, लेकिन अगर कुछ ही पलों के लिए किसी चीज़ की बात हो रही है तो वो मोमेंट्री है। जो टेम्परेरी है वो मोमेंट्री है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मोमेंटस है। समझ में आ गया? पलों से बना है, मोमेंट से। अब देखो इनको अपने को यूज़ करके देखना है। इवन अ मोमेंट्री और मोमेंटस केयरलेसनेस वाइल ड्राइविंग कैन कॉज अ मेजर एक्सीडेंट। यहाँ तक कि कुछ पलों की जो केयरलेसनेस है, जो लापरवाही है ड्राइव करते हुए, वो कॉज कर सकती है किसी बड़े एक्सीडेंट को। तो दुर्घटना जो होती है कुछ पलों की लापरवाही से होती है। अब ब्रीफ पीरियड वाला चाहिए तो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे मोमेंट्री को। लेकिन दूसरे में क्या करेंगे? चाइनाज रैपिड ग्रोथ हैज़ कॉज्ड अ मोमेंट्री या मोमेंटस चेंज इन ग्लोबल पावर ऑर्डर। चाइना की जो रैपिड ग्रोथ है, जो तेज़ी से विकास है, उसने कोज कर दिया है एक बहुत ही ब्रीफ से चेंज को, या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव को दुनिया के पावर ऑर्डर में, दुनिया के शक्ति के संतुलन में। देखो यहाँ पे अगर मोमेंट्री चूज़ कर दिया ना तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि ये चेंज बहुत ही छोटे वक्त के लिए आया है, ब्रीफ पीरियड के लिए। लेकिन मोमेंटस को चूज़ करने का मतलब है ये चेंज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट या भारी है। मीनिंग के हिसाब से यहाँ पे आएगा मोमेंटस, ठीक है ना। तो मोमेंट्री चेंज नहीं आएगा। चाइना का रैपिड ग्रोथ है ना, उसकी वजह से भारी चेंज आया दुनिया में पावर ऑर्डर के अंदर। चलिए ये मोमेंट्री, ये मोमेंटस। आ जाओ नेक्स्ट पेयर पे, पेयर नंबर 9, श्रिंक एंड शर्क। ये मैंने 4-5 दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट डाल करके सबसे पूछा था, और मज़े की बात यह है कि जो सही ऑप्शन है ना वो शायद 20% लोगों ने चूज़ किया, 20 या 30% देख लेना। 70% लोगों ने गलत ऑप्शन को चूज़ किया। पहला वर्ड है श्रिंक, दूसरा है शर्क। श्रिंक का मतलब होता है किसी चीज़ का सिकुड़ जाना, साइज़ में छोटा हो जाना। जैसे आपकी स्वेटर होती है, आप नई नई लेके आए, आपने उसको धोया और धोने के बाद वो एक साइज़ छोटी हो गई, तो आप बोल सकते हैं मेरी स्वेटर श्रिंक हो चुकी है। जैसे देश की जीडीपी है, जीडीपी किसी वजह से नीचे गिर गई, तो आप बोल सकते हैं देश की अर्थव्यवस्था श्रिंक हो गई है। साइज़ में कम होने को बोलते हैं श्रिंक करना। लेकिन शर्क जो है ना, शर्क ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना, खास करके आपकी ड्यूटीज़ और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी जिम्मेदारी को, ठीक है। तो श्रिंक और शर्क, अब दोनों को यूज़ करके देखते हैं। इंडियाज़ इकॉनमी हैज़ स्टार्टेड टू श्रिंक या शर्क सिंस द पैंडमिक स्ट्रक द नेशन। भारत की इकॉनमी ने शुरू कर दिया है सिकुड़ना या अवॉइड करना जब से पैंडमिक ने स्ट्राइक किया, सिंस द पैंडमिक स्ट्रक द नेशन। समझ में आया? अब देखो इकॉनमी क्या करेगी, इकॉनमी आकार में छोटी होगी, कॉन्ट्रैक्ट इन साइज होगी। तो हैज स्टार्टेड टू श्रिंक सिंस द पैंडमिक स्ट्रक द नेशन। आगे बात समझ में। लेकिन दूसरे में देख लो, अ ट्रू सोल्जर कैन नेवर श्रिंक या शर्क हिज या हर ड्यूटीज़ इन द टाइम ऑफ नीड। एक सच्चा सिपाही वो होता है जो कभी भी श्रिंक या शर्क नहीं करेगा अपनी जिम्मेदारियों को, ड्यूटीज़ को वक्त पे ज़रूरत के। तो यहाँ पे अवॉइड करने की बात हो रही है, सोल्जर कभी भी शर्क नहीं करेगा अपनी ड्यूटीज़ को। समझ में आ गया? दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, श्रिंक एंड शर्क। कुछ बच्चे तो कुछ कमेंट्स में ये भी बोल रहे थे स्टूडेंट्स कि शायद सर ने गलती से कोई नया वर्ड जो है मिसटाइप कर दिया। ये कोई मिसटाइपिंग नहीं है, शर्क अपने आप में एक वर्ड है, आपको शायद पता नहीं होगा। अब आ जाओ इमिनेंट और इमानेंट पे। एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स हैं, एडवांस वर्ड्स हैं। अब थोड़ा ईजी नहीं है, ईजी से अपने ऊपर आ चुके हैं ना। देखिए इमिनेंट का मतलब होता है जो अप्रोचिंग हो, जो होने ही वाला हो, जो सर पे मंडरा रहा हो। जैसे आपके एग्ज़ाम्स हैं, एक वीक बाद आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो आप अपने दोस्त को बोल सकते हो एग्ज़ाम्स आर नियर या इमिनेंट। एग्ज़ाम सर पे मंडरा रहे हैं, जल्दी ही होने वाले हैं। लेकिन इमिनेंट का मतलब होता है अंतर्निहित, अंदर बसा हुआ, अंदर बसा हुआ। यूज़ करके दिखा देता हूँ, दोनों का मीनिंग देख लेना। इमिनेंट मतलब अबाउट टू अकर, इमिनेंट मतलब इनहेरेंट या अंदर बसा हुआ, जो इनसेपरेबल हो, जिसको अलग ही ना किया जा सके। एम्बिशन एंड जेलसी आर इमिनेंट या इमानेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर। जो महत्वाकांक्षा और जलन है, ये ऐसे हिस्से हैं इंसानी नेचर के जो इमिनेंट है या इमानेंट है। अब ये बताओ, ये अप्रोचिंग होंगे, इमिनेंट होंगे, अबाउट टू अकर होंगे, या ये अंदर बसे होंगे, इनसेपरेबल होंगे? ऑफ कोर्स दीज आर इनसेपरेबल पार्ट्स।
एम्बिशन और जेलेसी को बहुत ही कम इंसान जो है अपने से दूर कर सकते हैं, है ना। तो ये इमिनेंट पार्ट्स हैं, इनसेपरेबल पार्ट्स हैं हमारे नेचर के। दूसरा सेंटेंस, लोकल्स वर वॉर्न्ड ऑफ एन इमिनेंट या इमानेंट हेल स्टॉर्म। लोकल्स को वॉर्न ऑफ किया गया था, उनको चेताया गया था, वार्निंग दी गई थी एक ऐसे हेल स्टॉर्म की, एक ऐसे बर्फीले तूफान की। हेल स्टॉर्म क्या होता है? जब ओले पड़ते हैं, ओलावृष्टि बोलते हैं ना, ऊपर से बड़े बड़े कड़े पड़ते हैं। तो जो ओलों का जो तूफान था उसके लिए वार्न ऑफ किया गया था। अब देखो वो कौन सा तूफान था? ऐसा तूफान नहीं था जो इनसेपरेबल हो, तूफान था जो अबाउट टू अकर है, जो अभी होने वाला है, इमिनेंट है। समझ में आ गया? इमिनेंट एंड इमानेंट। नोट्स को रिवीजन जरूर करना है, एक बार देखने से नहीं होगा, 2-3 बार रिवीजन करोगे सारे वर्ड दिमाग में बैठेंगे। चलिए अगला पेयर है ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव। अपने दिल पे हाथ रख के बताना, अभी मैं मीनिंग बताऊंगा इनका, आप में से कितने लोगों को इनका सही मीनिंग पता था? ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव। चलो देखिए, ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन छोड़ छोड़ के। जैसे एक काम आपने किया मंडे को, फिर आपने ट्यूसडे को उस काम को नहीं किया, फिर आपने किया वेंसडे को। अरे बात समझ में? एक छोड़ छोड़ के। जैसे गली में 10 घर हैं, पहले घर में आप गए, उससे आपने बातचीत की, दूसरे में आप नहीं गए, फिर तीसरे में गए, फिर चौथे में नहीं गए। छोड़ छोड़ के जब कोई काम होता है ना, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट। और ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, यानी कि चॉइस। अब यूज़ करके देख लेते हैं। एज द स्टॉर्म इंटेंसिफाइड वी हैड नो ऑल्टरनेट या ऑल्टरनेटिव बट टू कैंसिल द ट्रिप। जैसे जैसे तूफान तेज होता गया, स्टॉर्म इंटेंसिफाई होता गया, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय ट्रिप को कैंसिल करने के। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। तो विकल्प के लिए ऑल्टरनेट नाम का वर्ड यूज़ नहीं होता है, आपको यूज़ करना है ऑल्टरनेटिव। और अगले में देखो, द ट्रेन रन्स ऑन ऑल्टरनेट या ऑल्टरनेटिव डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। ये ट्रेन जो है चलती है हर दूसरे दिन या एक चॉइस वाले दिन, मंडे से शुरू होके। तो कहने का मतलब है यहाँ पे मंडे से शुरू होके हर दूसरे दिन चलती है। मंडे को चलती है, ट्यूसडे को नहीं चलेगी, फिर वेंसडे को चलेगी, थर्सडे को नहीं चलेगी। तो छोड़ छोड़ के लिए आप यूज़ करते हैं ऑल्टरनेट को। एक कन्फ्यूजन आपको यहाँ आ सकती है, कुछ डिक्शनरीज में आप चेक करोगे तो आपको ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव वर्ड दोनों बराबर दिखाएगा, दोनों के दोनों मीनिंग दिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड इंग्लिश में दोनों अलग अलग वर्ड्स थे, लेकिन आजकल बोलचाल की भाषा में दोनों जो हैं इनके बीच का दायरा ख़त्म होता जा रहा है। तो अभी अपने को स्टैंडर्ड इंग्लिश को फॉलो करना है। बोलने में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो डिक्शनरीज आपको दिखाएंगी, एक्चुअल में वैसा एग्जाम्स के हिसाब से नहीं होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सही वाला यही है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिफ्यूज़ और डिनाई, दोनों का मतलब होता है मना करना। ठीक है, मना करना। लेकिन रिफ्यूज़ और डिनाई दोनों ही अलग अलग चीज़ में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं। देखिए, डिनाई का मतलब होता है दो। पहली बात तो आप किसी चीज़ को, किसी फैक्ट को ही मना बोल दो, और या फिर आप किसी सच को मना बोल दो। आपसे किसी ने बोला कि कल आप यहाँ आए थे, या कल आपको मैंने वहाँ देखा था, और आपने बोल दिया नहीं जी ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी वहाँ नहीं गया था। जनरली पास्ट की चीज़ों को, पास्ट की स्टेटमेंट्स को, या किसी सच को मना जब करते हो तब आप डिनाई नाम के वर्ड को यूज़ करते हो। और रिफ्यूज़ का उल्टा क्या होता है? रिफ्यूज़ का मीनिंग क्या होता है? रिफ्यूज़ का मतलब होता है किसी काम को करने से मना कर देना, किसी ऑफर को मना कर देना। जैसे मैंने आपसे बोला कि यार चलोगे मेरे साथ, आपने बोल दिया नहीं जाऊंगा। मैंने आपसे बोला खाना खाएं, आपने बोल दिया नहीं खाऊंगा। मैंने आपसे बोला चलो पढ़ाई करते हैं, आपने बोला इच्छा नहीं है, आज नहीं करूंगा। जब आप किसी एक्टिविटी को मना करते हो, किसी ऑफर को, तब आप रिफ्यूज़ करते हो। जनरली ऐसी एक्टिविटी अभी फ्यूचर में होने वाली होती है इन जनरल। और डिनाई करते हो आप किसी ऐसे काम को जो पास्ट में हो चुका है, या किसी सच को जिसको आपके हिसाब से वो सच नहीं है। डिनाई का बिल्कुल उल्टा होता है एडमिट। ठीक है, ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। चलो, द लीडर डिनाइड या रिफ्यूज्ड गिविंग एनी हेट स्पीच ड्यूरिंग द रैली। लीडर साहब ने मना कर दिया किसी भी हेट स्पीच को देने को रैली के दौरान। अगर आप डिनाई यूज़ करोगे तो इसका मीनिंग ये होगा कि लीडर ने ये बोला मैंने कोई भी हेट स्पीच पिछली वाली रैली में नहीं दिया, जो भी रैली होकर के गई है पास्ट वाली। और अगर आप रिफ्यूज़ यूज़ करोगे ना, तो इसका मतलब होगा लीडर ने बोल दिया मैं रैली के अंदर कोई भी हेट स्पीच, फ्यूचर में जो होने वाली है रैली, उसमें हेट स्पीच नहीं दूंगा। ये दो अलग बातें हैं। डिनाई वर्ड आप यहाँ पे वैसे यूज़ करेंगे, इसकी निशानी ये है कि डिनाई अपने बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लेता है। ठीक है ना। अगर रिफ्यूज लिखते तो मैं लिखता रिफ्यूज्ड टू गिव। इसका मतलब हो जाता लीडर ने बोला कि मैं कोई भी हेट स्पीच कल वाली रैली में जो होने वाली है नहीं दूंगा। और डिनाइड गिविंग का मतलब है जो रैली हो चुकी है मैंने उसमें कोई भी हेट स्पीच नहीं दिया। तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म से आपको आइडिया लग जाएगा, डिनाई के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ किया जाता है।
वैसे ही द कोर्ट डिनाइड या रिफ्यूज्ड टू ग्रांट द मिनिस्टर एंटीसिपेटरी बेल इन द हेट स्पीच केस। कोर्ट ने मना बोल दिया देने को किसी भी एंटीसिपेटरी बेल को हेट स्पीच के मामले में इस मिनिस्टर को। अब आप देख रहे हो टू इन्फिनिटिव लगा हुआ है, कोर्ट ने मना बोला है कि हम जो है रिफ्यूज़ करते हैं, कोई भी बेल आपको नहीं देंगे, इस ऑफर को हम टर्न डाउन करते हैं। समझ में आ गया? तो डिनाई रिफ्यूज़ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म और टू इन्फिनिटिव के हिसाब से आपको चलना है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पे। फर्स्ट में डिनाइड, दूसरे में रिफ्यूज्ड। होर्ड वर्सेस होर्ड। एक होर्ड की स्पेलिंग है HOARD, एक है HORDE, दोनों को होर्ड बोलते हैं। पहला वाला होर्ड एक वर्ब भी है, एक नाउन भी है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की कालाबाजारी करने के लिए उसको जमा करना। इसको हिंदी बोलते हैं जमाखोरी। बाजार में से सारा टमाटर लेकर के अपने गोदाम में भर लिया, होर्ड कर लिया, फिर बाद में उसको बेचोगे जब उसके जो है दाम बढ़ जाएंगे। और ये जो दूसरा होर्ड है ना, इसका मतलब होता है एक बड़ा सा एक ग्रुप किसी भी चीज़ का, जनरली जानवरों के किसी ग्रुप को या लोगों के ग्रुप को, इंसानों के ग्रुप को, चीज़ों के ग्रुप को अपने होर्ड बोलते हैं। अ लार्ज क्राउड या स्वॉर्म ऑफ समथिंग। यूज़ करके देखेंगे दोनों वर्ड्स को। अ होर्ड HOARD या HORDE, अ होर्ड ऑफ ट्रम्प सपोर्टर्स अटैक द कैपिटल बिल्डिंग इन जनवरी 2021। ट्रंप के सपोर्टर्स के एक बहुत बड़े जत्थे ने, एक बहुत बड़े क्राउड ने, एक बहुत बड़े स्वॉर्म ने कैपिटल बिल्डिंग में हमला कर दिया, HORD वाला होर्ड। द बिजनेसमैन वॉज अरेस्टेड फॉर होर्डिंग या होर्डिंग एसेंशियल कमोडिटीज टू मेक प्रॉफिट्स। बिजनेसमैन को अरेस्ट किया गया था जमाखोरी करने के लिए, इकट्ठा कर देने के लिए, गैदर या होर्ड कर देने के लिए। 4 के बाद में होर्डिंग लिख दूंगा, HOARD है ना। तो इकट्ठा करने के लिए, इसेंशियल कमोडिटीज़ को, प्रॉफिट को मेक करने के लिए। दोनों अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग यूज़ है। आ जाओ नेक्स्ट पे। डिसेंबल और डिसअसेंबल। अब थोड़े एडवांस वर्ड्स हैं, मुझे लगता है आपको थोड़े से कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी, है ना। शायद आपने वर्ड सुने ही ना हो पहले, लेकिन सीखने हैं हमें सारे। डिसेंबल और डिसअसेंबल। देखो, डिस मतलब उल्टा, असेंबल करना मतलब होता है इकट्ठा होना। डिसअसेंबल का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, किसी चीज़ का इधर उधर तितर बितर हो जाना। टू ब्रेक इनटू पार्ट्स। जैसे एक गाड़ी है, आपने उसके पहिए अलग कर दिए, उसका स्टीयरिंग अलग कर दिया, उसका बोनेट, उसकी डिक्की, ट्रंक, बूट स्पेस जो है, उसकी सीट्स, सब चीज़ों को अगर आपने अलग अलग कर दिया ना, तो आपने उसको डिसअसेंबल कर दिया है। लेकिन डिसेंबल का मतलब होता है किसी चीज़ का नाटक करना। जनरली डिसेंबल करते हैं या तो किसी चीज़ को दिखाने के लिए जो आपके पास है नहीं, या किसी चीज़ को छुपाने के लिए जो आप दिखाना नहीं चाहते हो। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कोई बात नहीं, यूज करके देखते हैं। पुलिस रिसोर्टेड टू टीयर गैस शेलिंग टू डिसेंबल या डिसअसेंबल द एजिटेटेड क्राउड। पुलिस जो है रिसोर्ट टू कर गई, उतर आई टीयर गैस की शेलिंग पे, टीयर गैस के गोले फेंकने पे, ताकि डिसेंबल या डिसअसेंबल कर सके इस गुस्से में आए हुए एजिटेटेड या वायलेंट क्राउड को। तो भीड़ को जो बड़ी हिंसक थी उसको ब्रेक इनटू पार्ट्स करने के लिए। अब देखो, डिसअसेंबल का मतलब है भीड़ अलग अलग हो जाएगी, तो डिसअसेंबल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलों को शेलिंग जो किया। अब ये डिसेंबल को यूज करके देखते हैं। द एक्ट्रेस ट्राइड टू डिसेंबल या डिसअसेंबल हर एंगर विद अ स्माइल। एक्टर ने कोशिश की अपने एंगर को छुपाने की, फॉल्स प्रिटेंड करने की, अपने गुस्से को हाइड करने की एक स्माइल के साथ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिसेंबल। अगर किसी चीज़ को आप दिखाना नहीं चाह रहे हो, छुपाना चाह रहे हो, तो डिसेंबल करेंगे। आप दिखावा करेंगे कि इस चीज़ को मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन आप दिखाना नहीं चाह रहे हो, तो आप हंस के उस गुस्से को डिसेंबल कर रहे हो। और हो सकता है आपको किसी चीज़ में वो चीज़ आपके पास ना हो, फिर भी आप उसको डिसेंबल करते हो। जैसे आप अपनी नॉलेज को डिसेंबल कर रहे हो लेकिन आपके पास नॉलेज वास्तव में है नहीं। एक्ट्रेस ट्राइड टू डिसेंबल द नॉलेज ऑफ समथिंग विच शी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट। एक्टर ने कोशिश की, एक्ट्रेस ने कोशिश की नॉलेज होने का झूठा नाटक करने की एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था। ये वर्ड दोनों ही तरीके से यूज़ होता है। जाओ अभी डिक्शनरी में इसको चेक करो जाके। आ जाओ नेक्स्ट पे। लास्ट अपना पेयर है आज का, विनल और विनियल। विनल और विनियल, ये क्वेश्चन आपको 4-5 बार एसएससी में पूछा हुआ मिल जाएगा। विनल और विनियल के बीच का डिफरेंस। विनल का मतलब होता है करप्टिबल, डिसऑनेस्ट, ऐसा आदमी जो बड़ा ही डिसऑनेस्ट हो, जो बड़ा ही, समझ गए ना, भ्रष्ट हो, भ्रष्ट को बोलते हैं विनल। और विनियल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बड़ी मामूली सी हो, जो ज़्यादा सीरियस ना हो। एक ऐसी गलती जिसको आप इजीली माफ़ कर पाएँ उसको बोलते हैं विनियल। विनल मतलब भ्रष्ट, विनियल मतलब जो ज़्यादा सीरियस ना हो, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप बड़ा इजीली जो है माफ़ कर पाएँ। यूज़ करके देखेंगे। अ न्यू लॉ वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट टू चेक विनल या विनियल ब्यूरोक्रेट्स।
एक नए लॉ को पास किया गया था संसद के द्वारा चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को, ऐसे जो है ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को जो या तो करप्ट थे या इजीली फॉरगिवेबल थे। भाई ऑफिसर्स जो हैं वो गैर मामूली नहीं होंगे, फॉरगिवेबल नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे जिनको आपको समझ गए ना, जो ज़्यादा सीरियस ना हो। बात की जा रही है ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की जो कि डिसऑनेस्ट थे, उनको कंट्रोल करने के लिए नया लॉ पास किया गया था। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे वीनल ब्यूरोक्रेट्स। वैसे ही द पब्लिकेशन इज़ नॉन फॉर फायरिंग इट्स रिपोर्टर्स इवन फॉर वीनल या वीनियल मिस्टेक्स। ये जो पब्लिकेशन हाउस है ये जाना जाता है फायर करने के लिए, नौकरी से निकालने के लिए अपने रिपोर्टर्स को, यहाँ तक कि गैर मामूली, छोटी मोटी मामूली है ना, मामूली मिस्टेक्स के लिए भी। वीनियल समझ गए ना, जो मामूली सा हो, जिसको इजीली माफ़ किया जा सकता हो, जिसमें ज़्यादा कुछ सीरियस ना हो, तो छोटी मोटी गलतियों के लिए भी अपने रिपोर्टर्स को फायर करने के लिए ये पब्लिकेशन हाउस जो है बड़ा ही मशहूर है। आई थिंक दोनों का बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कोशिश करेंगे वीडियोस को अपने 30 मिनट्स का ही रखें। 4 या 5 पार्ट्स में मैं 100 ऐसे पेयर्स आपको करवाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट 2-3 वीक्स में। अगर इस वीडियो को 2000 लाइक्स मिलते हैं तो ऑन प्रायोरिटी 2 वीक्स के अंदर आपको 4-5 पार्ट्स मिल जाएंगे। मेरा आपसे छोटा सा प्रॉमिस है, कोशिश करना आप इसको 2000 लाइक्स 3000 लाइक्स तक लेकर के जा सको। अगर कॉन्फिडेंस मुझे मिलता है ना तो मुझे ही मज़ा आता है इस तरह के कंटेंट को क्रिएट करने में। आ जाओ अपने क्विज़ पे। 5 एरर्स हैं और 10 क्वेश्चंस हैं, समझ गए ना, 5 क्वेश्चंस हैं और 10 एरर्स हैं। आपको इसी तरीके से वर्ड्स को घुमा करके दिया गया है, आपको सही वर्ड को आइडेंटिफाई करना है। एफ्लुएंट को, वीनल को, वीनियल को, मोमेंटरी, मोमेंटस को, है ना, श्रिंक को, शर्क को, अल्टरनेट को, अल्टरनेटिव को, और सभी एरर्स को करेक्ट करना है। आंसर्स को इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ, जाके जरूर से चेक कर लेना। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। कोशिश करना आंसर्स को खुद से ही अपने पोस्ट करो। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। एसएससी बैंकिंग या राइटिंग कोर्स के लिए अपनी ऐप को डाउनलोड करें। सभी कोर्सेज आपको ऐप पे अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर्स हैं, इन पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी। अंटिल देन, साइनिंग आउट।